हमने इसके पहले जो पार्ट 1 है उसमें हमने गहन निर्वाह कृषि के बारे में डिस्कस कर लिया था और साथ में यहाँ पे जो निर्वाह कृषि है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। जो जैविक कृषि है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये हमारा अब आता है नेक्स्ट में कि जो आदिम निर्वाह कृषि है इसमें बेसिकली क्या है। तो इसमें स्थानांतरण कृषि और चलवासी कृषि जो है इसमें शामिल रहते हैं। हम बात करेंगे स्थानांतरण कृषि के बारे में। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के मध्य जो भाग हैं वहाँ पे ये कृषि प्रचलित है। अगर हम भारत की बात करें उत्तर पूर्वी यानी जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ का जो ये पोर्शन है, ये हमारा यहाँ पे ये स्थानांतरण कृषि जो है, स्थानांतरण कृषि ये यहाँ पे की जाती है। ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है क्या कि ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन वाले क्षेत्र होते हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। अगर हम मोटे मोटे तौर पे इसको समझें तो जैसे यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो जंगल होते हैं, जंगल उनको काट दिया जाता है, उसके बाद से इसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो इसमें राख मिलता है उस राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है एज ए रसायन, यानी रसायन के रूप में, खाद के रूप में हम उन जो राख होते हैं उनको मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है। उसके बाद से वहाँ पर बोई जाती हैं। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है जो हमारा उत्तर पूर्वी वाला एरिया है, वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है। यहाँ पे अब बात आती है क्या क्या हम फसल उगा सकते हैं। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को यहाँ पे उगाई जाती है। ठीक है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और किसी नए भूखंड की ओर चले जाते हैं। ठीक है। यानी जब यहाँ की उर्वरता जो है, जहाँ पे पहले खेती ये लोग करते थे, यहाँ की जब उर्वरता खत्म हो जाती है फिर इसको छोड़ करके नए स्थान की ओर जाते हैं। फिर वहाँ पे जंगलों को साफ करते हैं, फिर उनको जलाते हैं और राख के रूप में, राख का इस्तेमाल मिट्टी के में मिला करके करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो स्थानांतरण कृषि के रूप में जानी जाती है। अगर हम बात करें इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, तो कर्तन एवं दहन कृषि भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बात आती है कि विश्व स्तर पर, यानी एडिशनल फैक्ट है कि विश्व स्तर पर जो स्थानांतरण कृषि है वो किन किन भागों में और उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो जो हमारे भारत का उत्तर पूर्वी का जो इलाका है इन्हें हम झुम्मिंग कृषि कहते हैं, यानी यहाँ झुम्मिंग नाम से ये प्रचलित है। ठीक है। अगर हम मैक्सिको की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मिल्पा। उसके बाद से अगर हम ब्राज़ील में कहें तो वहाँ पे रोका और मलेशिया में इसका नाम लदांग है। ठीक है। तो ये कई बार मल्टीपल वाले एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं कि जो स्थानांतरित कृषि है वो ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे रोका। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो झुम्मिंग कृषि है वो हमारे भारत के उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है, यहाँ पे जो मिल्पा है, मिल्पा वो हमारा मैक्सिको में, जो रोका है वो ब्राज़ील में और जो लदांग है वो मलेशिया में। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारा आता है चलवासी पशुचारण। ठीक है। ये क्या है? ये सहारा के अलशुष्क और शुष्क प्रदेशों में और मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, जैसे ये हमारा जो पोर्शन है राजस्थान का, यहाँ पर भी इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार की खेती में, कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों पर घूमते रहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि जो चलवासी पशुचारक हैं वो अपने ऊँटों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। ठीक है। किसके लिए? ऐसे स्थान को ढूंढते हैं जहाँ पे उनके पशुओं के लिए चारा मिल सके और उनके लिए फसल उगाने के लिए ज़मीन मिल पाए। ठीक है। एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल पाए जहाँ पे फसलों को उगाया जा सके। क्लियर है? अब इसके बाद से क्या होते हैं, इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। यानी जब वे पाते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु जो है वो सही नहीं है, जो फसल हम उगाना चाहते हैं या जो हमारे जो पशु हैं, जो जिन चाराओं को खाते हैं, यानी जिन चारा का खाते हैं, उस प्रकार की इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं मिल रही है, इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? उसके बाद से क्या होता है, पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ठीक है। ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए क्या देती हैं, यानी जो ये पशु पालते हैं इनसे इनको क्या क्या प्राप्त होता है, तो आप बोलोगे उनसे हमको दूध मिलता है, मांस मिलता है, ऊन, खाल और अन्य प्रकार के जो उत्पाद होते हैं वो इन पशुओं को मिलते हैं। ठीक है। यानी ये कहीं भी रुक सकते हैं और ये पशु के लिए अगर चारा मिल गया तो पशु को चारा मिल जाते हैं और ये कहीं भी टेंट लगा करके रह सकते हैं और उनकी जो पूर्ति है, यानी भोजन की पूर्ति है, ये पशुओं के माध्यम से भी हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर वो दूध के रूप में भी उनका हो जाता है। ठीक है। दूध, मांस, इनका यूज पशु के माध्यम से भी मिल जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा कि वाणिज्यिक कृषि भी प्रचलित है, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, यानी ऐसे फसलों को बोया जाता है और ऐसे पशुपालन किए जाते हैं जिनका हम मार्केट में उनके सेल कर सकें, यानी उनको हम खरीद या बिक्री उनका किया जा सके, ठीक है। ये जो है इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग इसमें किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे गन्ने की खेती की जा रही है और काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे की जा रही है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि यहाँ पे शामिल है, ठीक है। यानी वाणिज्यिक कृषि जो है वो 3 टर्म में होती हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाणिज्यिक अनाज कृषि जिसमें हम अनाज को बोते हैं जो कि सेल करने के लिए होते हैं। दूसरा हमारा मिश्रित कृषि हो जाएगा और तीसरा हमारा रोपण कृषि हो जाएगा, जैसा कि ये गन्ना जो बोया जाता है ये रोपण के रूप में बोया जाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब हम बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये बेसिकली क्या क्या है, ठीक है। अगर सबसे पहले हम देखेंगे कि वाणिज्यिक अनाज कृषि ये क्या है। इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। वाणिज्यिक मतलब होता है कि हम इसको विक्रय के लिए उगाएंगे, ठीक है, बेचने के लिए उगाएंगे। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें गेहूँ, मक्का और सामान्य रूप से इसको उगाई जाती है, यानी जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं उसमें गेहूँ और मक्का आती हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो फसलें उगाई जाती हैं ये बेसिकली विश्व स्तर पर किन किन क्षेत्रों में उगाई जा सकती हैं। तो आप बोलोगे कि जो हमारा उत्तरी यूरोप है, ठीक है, और ये हमारा दक्षिणी जो उत्तर अमेरिका है, हमने बताया इसको, ये उत्तर अमेरिका, उसके बाद से जो यूरोप वाला एरिया है यहाँ पे, और साथ में हमारा जो एशिया वाला क्षेत्र है यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान, वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्षेत्र जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के पैमाने यानी बड़े फार्मों में, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, यानी जहाँ पे जो आबादी है वो विरल आबादी है, लेकिन जो खेती करने के लिए भूमि है वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे होती है, ठीक है। और बात किया है कि अत्यधिक ठंड वर्षकाल को बाधित करती है, ठीक है, वर्धन काल को, और केवल एक ही फसल, यानी वहाँ पे अत्यधिक ठंड रहती है, ठीक है। तो ये जो है उनको आगे बढ़ने में काफ़ी बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए वो मात्र एक ही फसल पूरे सीजन में बो पाते हैं, ठीक है। जैसा इसका एग्जाम्पल जो है मोटे तौर पे हम इसको ले सकते हैं, किसको, हम ईख को ले सकते हैं या गन्ने को ले सकते हैं कि ये एक सीज़न में एक ही बार इसको किया जाता है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो ये हमारा मिश्रित कृषि है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, ठीक है। यह यूरोप, पूर्वी अमेरिका यानी और यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की मिश्रित जो खेती होती है वो प्रचलित है। मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित खेती में हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम कृषि भी करते हैं और साथ में हम अन्य काम भी करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हम भोजन उत्पादन करने के लिए भी कर सकते हैं और चारा उत्पादन करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो खेती होती है वो हमारी मिश्रित खेती के रूप में जानी जाती है या मिश्रित कृषि के रूप में जानी जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आता है हमारा लास्ट में तीसरा जो है वो है रोपण कृषि। इसमें क्या है, ये वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला एवं कपास की एकल फसल यहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेती पर हो या निकट के कारखानों में यहाँ पे किया जाता है, यानी जो हमें उत्पाद मिलता है इसका हम मार्केटिंग जो है वो खेतों पर ही कर सकते हैं या हमारे जो निकट कारखाने हैं वहाँ पर भी हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो कृषि है उसमें परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता है, यानी वहाँ वो ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी खेतों से कारखानों तक पहुँचाने के लिए जो मार्केटिंग यानी कि जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत रहे। इस प्रकार ये अनिवार्यता होनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे केले की रोपण कृषि यहाँ पे की गई है, ठीक है। उसके बाद से इसमें बात किया है कि रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि कौन सा इसमें फेमस है, तो आप बोलोगे कि मलेशिया जो है वो रबड़ के लिए फेमस है, ब्राज़ील कहवा के लिए और भारत और श्रीलंका जो है वो चाय के लिए फेमस है। अब नेक्स्ट में क्या आता है कि मुख्य फसलें क्या हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। इसमें हमारा क्या है, इसमें जो मुख्य खाद्य फसलें हैं वो गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा, ये हमारी मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा हमारी मुख्य पेय फसल है, ठीक है। कई बार मल्टीपल एग्जाम में आ जाता है कि चाय और कहवा किस प्रकार की फसलें हैं, तो आप बोलोगे कि ये मुख्य खाद्य फसलें हैं। और जो कपास और रेशेदार, ये कपास जो फसलें हैं, जूट और कपास ये हमारे रेशेदार फसलें हैं, ठीक है।
इसमें जो मेरा पहला है वो है चावल। अब हम देखेंगे चावल के जो एरिया है वो कहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, ठीक है। जो ये टर्म इसमें दिया गया है इसको आपको नोटिस करना है, ठीक है। उसके बाद से आप नोटिस करोगे कि ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है, ठीक है। चावल के लिए उच्च और जो तापमान होता है वो काफ़ी हाई चाहिए, आर्द्रता भी काफ़ी उनकी आवश्यकता होती है और वर्षा की भी इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या क्या आवश्यकता है? हाई टेम्परेचर की, हाई आर्द्रता की, ठीक है, और वर्षा की भी इसमें आवश्यकता होती है। ये फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो वहाँ पे ये सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है, ठीक है। यानी जहाँ पे नमी काफ़ी ज़्यादा हो, और वो नमी किस प्रकार की मृदा में आती है हम आगे जो मृदा है उसके टॉपिक को भी जानेंगे, ठीक है। तो जो जलोढ़ मृदा है वहाँ पे इस प्रकार की फसलें काफ़ी मात्रा में उगाई जाती हैं, ठीक है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है, इसको आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो उसके बाद से हमारा क्या आता है? उसके बाद से हमारा देश भारत आता है, जापान, श्रीलंका, उसके बाद से लास्ट में मिस्र आता है, ठीक है। अनुकूल जलवायु दशाओं में ये हमारे पश्चिम बंगाल के जो एरिया हैं, आपको मैपिंग के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का पश्चिम बंगाल का वो जो है, और बांग्लादेश का, यानी कि आप बगल में ही है बांग्लादेश, ठीक है। तो इस प्रकार ये 2 या 3 फसलें यहाँ पे उगाई जा सकती हैं, ठीक है, एक ही वर्ष में। यहाँ की जो वातावरण है, वहाँ की जो एरिया है, ठीक है, एक वर्ष में 2 से 3 फसलें यहाँ पे उगाई जा सकती हैं, ठीक है। कौन से एरिया में? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, जो कि सटे हुए ही हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट इसमें हमने क्या जाना सबसे इम्पोर्टेंट में, कि ये हमारी जो फसल हैं ये मुख्य खाद्य फसल हैं। सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? चीन में। भारत हमारा दूसरे स्थान पे है, ठीक है। ये किस प्रकार की मिट्टी में होती हैं? तो ये चीका युक्त जलोढ़ मृदा में ये काफ़ी मात्रा में उगाई जाती हैं, ठीक है। और इनका जो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये उगाई जाती हैं वो, यानी कि जहाँ एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं, उसमें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इसमें शामिल है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको फिगर में भी दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे चावल की खेती की जा रही है। इस प्रकार से इसकी हमारे अ, जो गांव के पोषण होते हैं वहाँ पे इसको रोपाई करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको फिगर में मैंने दिखा दिया। अब नेक्स्ट में हमारा आता है कि गेहूँ का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो गेहूँ के वर्धन काल में माध्यम जो है, यानी कि इसके बढ़ने का जो माध्यम है वो तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन, यानी कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। यानी इसको जब बोया जाता है उसके बाद से जब इसके पकने की बारी आती है तो उस समय हमें तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो कि मार्च अप्रैल में इस प्रकार इनकी धूप जो है हमको मिलता है, और वहीं उस समय इनकी पकने का जो समय होता है वो भी इन्हीं का समय होता है, ठीक है, यही समय होता है। इसका जो विकास है ये सुअपवाहित दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोमट मिट्टी, ठीक है। उसके बाद से गेहूँ जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से इसको उगाया जाता है। भारत में इसे कब बोया जाता है? तो इसे शीत ऋतु में इसको बोया जाता है, ठीक है। जनवरी से नवंबर से दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है, ठीक है। अब इसमें नोटिस करने वाला क्या पॉइंट था? ये पॉइंट था कि जो गेहूँ है उसको तेज़ धूप की आवश्यकता होती है जब वो पकने का उसका समय होता है, और ये बेसिकली कहाँ पर पाई जाती है? ये दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और इसका जो एरिया है कहाँ मिलता है? तो आप बोलोगे अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में इसको मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिगर भी दिख रहा होगा कि किस प्रकार यहाँ पे गेहूं का शस्य कर्तन यानी कंपाइन की तरह यहाँ पे इसको काटा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फसल हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसको कर्तन किया जा रहा है, ठीक है। शस्य कर्तन यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्या आता है? मिलेट। मिलेट क्या होते हैं? ये मोटे अनाज के रूप में इनको जाना जाता है और कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में इनको उगाया जाता है, ठीक है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा की आवश्यकता होती है और उच्च तापमान का भी इसमें आवश्यकता होता है, और साथ ही साथ इनको पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की भी इसमें आवश्यकता होती है। इसमें क्या शामिल है? इसमें ज्वार, बाजरा और रागी, ये भी हमारे भारत देश में यहाँ पे उगाए जाते हैं। इसके बाद से हम नोटिस करेंगे कि आपको कि ये और कहाँ पे उगाए जाते हैं, तो ये नाइजीरिया, चीन और नाइजर भी इसके उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। जो मिलेट होते हैं उसके जो मुख्य फसल होते हैं उसमें इसमें नोटिस करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि ये मोटे अनाज होते हैं। ये कहाँ पर बोए जा सकते हैं? ये कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में इनको बोया जाता है, यानी यहाँ पर इनको उगाई जाती है, ठीक है। इनके लिए जो हमारी इन्वायरमेंट चाहिए यानी जो जलवायु चाहिए वो क्या थी? कम वर्षा, उसके बाद से उच्च मतलब हाई टेम्परेचर और पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश इनके लिए आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यक है। अब बोलोगे कि मिलेट में हमारे क्या क्या शामिल हैं फसल के रूप में, तो आप बोलोगे इसमें बाजरा है, ज्वार और रागी जो है इसमें शामिल है। यहाँ पे आपको मैपिंग के जरिए आपको दिख रहा है यानी कि फिगर में कि यहाँ पे बाजरे की खेती किस प्रकार की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारा आता है मक्का, ठीक है। इसके लिए एक जो माध्यम है वो तापमान, वर्षा, यानी इसका जो माध्यम है उसमें तापमान, वर्षा और अधिक धूप की हमें आवश्यकता होती है इसको उत्पादन करने में। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता इसमें होती है।
मक्का हमारा उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा और भारत और मैक्सिको में इसको उगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मक्के की जो कृषि है वो किस प्रकार यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, इसमें जो एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है वो क्या है कि मक्का को कान के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि कितने प्रकार की वैरायटी यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, यहाँ नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि मक्का को कान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारा आता है कपास। ठीक है, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 2 से 200 यानी कि 10 पाल रहित दिन, ठीक है, और तेज चमकीली धूप की भी आवश्यकता होती है। ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम मात्रा में इसको उगाया जाता है। अगर हम फेमस एरिया की बात करें, यानी ये किन स्थानों पर यानी कि विश्व स्तर पर किन देशों में इसको मेन रूप से उगाया जाता है, तो आप बोलोगे कि चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के लिए अग्रणी उत्पादक देशों में से एक माने जाते हैं। अब इनका यूज़ कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे कि सूती वस्त्र के बनाने के लिए इनका महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, इसमें नोटिस करने वाला क्या पॉइंट है, इसमें नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि इसकी वृद्धि के लिए जो वातावरण चाहिए उसमें हमको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, हमको हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है और 2 से 210 पाल रहित जो है, ठीक है, दिन की आवश्यकता होती है। 210 आपको नोटिस किया होगा। उसके बाद से ये जो है यहाँ पे जो मिट्टी होती है जहाँ पे उनको उगाया जाता है वो काली और जलोढ़ मिट्टी का सर्वोत्तम मात्रा में यहाँ पे उनको उगाया जाता है। ठीक है।